Yes, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। अभी तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। So, मनोज फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़े। सभी लोग भाई अपना वीडियो थोड़ा बंद कर दीजिए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मुगल साम्राज्य का पतन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय। तो स्वायत्त राज्यों का उदय का मतलब क्या हुआ? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। Origin of autonomous states. मैं भाई आप सभी को जरा म्यूट कर रहा हूं, और ये आज हम लोगों का फिर टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और काफी डीप में डिस्कस किया था कि जो स्थितियां थी वो मोहम्मद शाह के समय काफी चेंज होती गई, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोहम्मद शाह के समय अलग अलग राज्य उदय हुए, ठीक है। तो उन राज्यों में बहुत सारे राज्य थे, जैसे अवध, मैसूर, पंजाब, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, है ना, कर्नाटक, ये सभी जो है धीमे धीमे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग अभी पहला जो राज्य अलग हुआ या स्वतंत्र हुआ उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला अपना राज्य हुआ है अवध। अवध में हम देखें तो यहाँ पर पश्चिम में कन्नौज से लेकर और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक अवध का जो है वो सूबा काफी विस्तृत और समृद्धशाली प्रदेश था। अवध की स्थापना 1722 में किसने की थी? सादत खान बुरहान उन मुल्क, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि इसी ने नादिर शाह को उकसाया था कि यदि आप दिल्ली पे अटैक करोगे तो आपको 50 लाख की जगह पर 20 करोड़ रुपए मिलेगा। और नादिर शाह ने जब इस पर उसको बोला कि लो भाई मैंने दिल्ली पे अटैक कर दिया, मुझे 20 करोड़ रुपए दो, तो ये दे नहीं पाया, तो फाइनली इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो 1722 में सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की, और सादत खान बुरहानुल मुल्क ये बेसिकली ईरानी शिया गुट का ये सदस्य था, और मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। तो नादिर शाह वाला टॉपिक हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके थे। तो नादिर शाह के समय ये जो है वो उसने लालच दिया नादिर शाह को, आपको 20 करोड़ मिलेगा, और फाइनली दे नहीं पाया। तो सादत खान ने जब सुसाइड कर लिया 1739 में, क्योंकि 1739 में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करनाल का वॉर हुआ है जिसमें निजामुल मुल्क जो है वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो 1739 में सादत खान के बाद उसका भतीजा जिसका नाम था सफदरजंग, ठीक है। तो सफदरजंग का एक्चुअल नाम था अब्दुल मंसूर खान, ठीक है। तो अब्दुल मंसूर खान ये इसका एक्चुअल नाम था। तो ये अवध का नवाब बना। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 1742 में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना जो कि बिहार की राजधानी है उस पर भी अधिकार कर लिया, और 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना पहला वजीर नियुक्त किया, ठीक है। तो प्रथम वजीर मोहम्मद शाह के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन बिहार पीएससी या बीपीएससी में आ चुके हैं। बिहार पीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा शासक था या अवध का कौन सा ऐसा नवाब था जिसने थोड़े समय के लिए पटना पर अधिकार किया,
और मोहम्मद शाह के द्वारा पहला वजीर कौन सा था। अब यहाँ पे चूंकि 1747 में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नादिर शाह की डेथ हो गई है और 1748 में अहमद शाह अब्दाली जो है वो अटैक करता है। तो 1748 में जो अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच जो लड़ा गया युद्ध है उसमें इसने मुगलों का साथ दिया और अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। अवध का आज का नाम क्या है? अवध का आज का नाम क्या है? अवध जो है वो अवध, देखिए अवध की पहले राजधानी थी फैजाबाद, जिसको योगी जी ने अयोध्या कैंट कर दिया। लेकिन 1775 में हम देखें तो अवध में एक नवाब हुए हैं जिनका नाम था आसफउद्दौला। आसफउद्दौला ने फैजाबाद से लखनऊ की ओर शिफ्ट कर दिया, तो अवध की राजधानी लखनऊ हो गई। और फिर बाद में नवाब लखनऊ में ही रहे और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, और उन्हीं के समय फिर 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1748 में यहाँ पर हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसमें क्या कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली हारता है। और यहाँ पर उस समय अहमद शाह जो है वो, अहमद शाह नाम का एक मुगल बादशाह भी बना, तो अहमद शाह ने इसे वजीर का पद दिया। और मोहम्मद शाह के समय भी वजीर था और अहमद शाह प्रथम के समय भी ये वजीर बना। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगश नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए और फाइनली जयप्पा सिंधिया और मल्हार राव होलकर जो कि मराठा सरदार थे, इनके साथ भी इसने एक मैत्री संधि की। ठीक है, तो अवध से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। 1753 में अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और फाइनली 1754 में सफदरजंग की डेथ हो गई। तो सफदरजंग की 1754 में डेथ हो गई। अब सफदरजंग के बाद उसका उत्तराधिकारी आया शुजाउद्दौला। ठीक है, तो शुजाउद्दौला जो है ये उसका उत्तराधिकारी आया और 1759 में शाह आलम सेकंड जिनका नाम था अली गौहर, इनको लखनऊ में इसने शरण दी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अवध के नवाब की शरण में गया, या कौन सा ऐसा नवाब था जो, इस तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ है। अब यहाँ पे शुजाउद्दौला जो है हम देख रहे हैं कि 1761 में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ठीक है, सो ये अब्दाली को इसने पूरा सपोर्ट किया। शाह आलम सेकंड मतलब, इरशाद शाह आलम सेकंड का मतलब है कि कभी कल वाला वीडियो मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, शाह आलम सेकंड है 1759 से लेकर 1806। ठीक है, तो औरंगजेब और अकबर के बाद ये तीसरा शासक है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, 47 ईयर्स, लेकिन ये बहुत ही कमजोर और कायर शासक था। शाह आलम फर्स्ट बोलते हैं बहादुर शाह फर्स्ट को, तो बहादुर शाह फर्स्ट का पीरियड है 1707 से लेकर 1712। तो कल वाला वीडियो देखना, शायद क्या कहते हैं इरशाद, और मैं उसका लिंक तुमको भेज दूंगा, तो तुम उसको देख लेना, उसके बाद तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 1761 में जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया। और ये आप सभी को पता है कि पानीपत के थर्ड वॉर में अहमद शाह अब्दाली जीतता है और मराठे बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। ठीक है, शुजाउद्दौला के साथ फिर अगली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट वो जुड़ी है, और वो जुड़ी है 1764 का बक्सर वॉर। बक्सर के वॉर में 3 लोग थे, अवध के नवाब शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम। तो इन तीनों में सबसे योग्य मीर कासिम था, बाकी ये दोनों ही कमजोर थे। शाह आलम सेकंड तो बिल्कुल ही बेकार थे और शुजाउद्दौला भी मीर कासिम के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे। लेकिन फाइनली हुआ वही कि अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों की नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और शुजाउद्दौला के साथ फाइनली इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी हुई।
तो इलाहाबाद की जो फर्स्ट ट्रीटी है वो होती है शाह आलम सेकंड के साथ, और सेकंड ट्रीटी होती है सुजाउद्दौला के साथ। डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1765। और इसमें हालांकि इसको अभी हम लोग जब बंगाल के नवाब पढ़ेंगे तब इसमें थोड़ा सा और डीप में आएंगे, लेकिन डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है सुजाउद्दौला के साथ, और इसे अवध वापस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अवध का अगला जो फिर और नवाब आता है वो आता है सादत खान। ठीक है, सादत खान जो है ये अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेता है। तो सहायक संधि जो है वो थी जिसमें इनका पूरा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या जो पूरा सैन्य सपोर्ट है वो अंग्रेजों का रहेगा, और बादशाह या शासक जो था वो केवल नाम मात्र का शासक था। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में उपयोग किया। तो ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है कि अंग्रेजों ने किस राज्य को बफर स्टेट के रूप में उपयोग किया। तो बफर स्टेट का मतलब ये है कि इसको एज ए मतलब कंट्रोल इसके ऊपर रखा गया, लेकिन पूरी तरीके से अपने में मिलाया नहीं गया। और दूसरी बात ये कि मराठों पर जब तक अंग्रेजों का मराठों पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं हो गया तब तक अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में हम कह सकते हैं कि अपने अंडर में रखा। अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह का जो पीरियड है वो आता है 1847 से 1856। 1856 में वाजिद अली शाह की डेथ होती है और अवध को उसके फिर कुशासन के आरोप में मिला लिया जाता है, और यहीं से जो है वो बगावत शुरू होती। तो अवध में इतने जो है वो मेन पॉइंट्स थे। फिर इसके बाद दूसरा स्टेट आता है हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य था इसकी स्थापना की थी चिनकिलिच खान। कल हम लोगों ने चिनकिलिच खान को डिस्कस भी किया था। तो चिनकिलिच खान ने अपना नाम रखा निजामुल मुल्क, और यही निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। तो निजामुल मुल्क आसफ जाह का नाम से ये जाने जाते हैं, और हैदराबाद की स्थापना 1724 में हुई। तो ये भी मोहम्मद शाह का ही समय था। तो मोहम्मद शाह ने असल में 1722 में चिनकिलिच खान को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, और इसका हेड ऑफिस जो था वो निजामुल मुल्क ने बनाया था औरंगाबाद को। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाएं भी। तो चिनकिलिच खान के द्वारा 1724 में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली गई। तो चूंकि मोहम्मद शाह जो है वो बहुत कमजोर शासक था, तो मोहम्मद शाह किसी मतलब का नहीं था, और ना ही वो इस अलगाव को रोक पाया, और बल्कि उसने आसफ जाह का नाम का जो है वो उपाधि भी दे दी। ठीक है, 1748 में चिनकिलिच खान की डेथ होती है, और चिनकिलिच खान की डेथ के बाद हैदराबाद में ऐसा कोई योग्य निजाम नहीं था जो कि गद्दी को संभाल सके। तो हैदराबाद जो है ये वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य माना जाता है। ठीक है, तो वेलेजली की संधि को अपनाने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा सहायक संधि का जो एक्चुअल रूप आया है। तो ये क्वेश्चन में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सहायक संधि के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य कौन था। तो 99% बच्चे हैदराबाद लगाते हैं, जो कि गलत है। सहायक संधि सबसे पहले की गई थी अवध के साथ। तो अवध के साथ ये जो 1765 वाली संधि है ये सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। और सहायक संधि भारत में कौन लेके आया? डुप्ले। डुप्ले कौन था? जो कि फ्रेंच गवर्नर था। लेकिन एक्चुअल में सहायक संधि को जो पूरी तरीके से अपनाया गया वो अपनाया गया वेलेजली के समय, और वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य तो अवध, लेकिन वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो हैदराबाद। ठीक है, तो अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। अब आते हैं कर्नाटक पे। तो कर्नाटक में जो स्वतंत्र कर्नाटक का जो संस्थापक था वो था सादुतुल्ला खान। सादुतुल्ला खान इसका संस्थापक था, और इसने आरकॉट को अपनी राजधानी बनाई।
बफर स्टेट ही सहायक संधि है। नो नो नो, बफर स्टेट सहायक संधि नहीं है विवेक। बफर स्टेट तो इस तरीके से रखा गया कि जब तक अंग्रेजों ने मराठों पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लिया तब तक अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा, मतलब ये ज्यादा उठने भी ना पाए और दबने भी ना पाए। ठीक है, तो सादुतुल्लाह खान ने संस्थापक ये था और इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई। और कर्नाटक का जो प्रयोग है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया। तो उसको अभी हम लोग मैसूर वॉर में देखेंगे कि जो ये जो अपने कर्नाटक के साथ युद्ध हुए हैं ये हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार करने का आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। ठीक है, बफर स्टेट एज ए प्रोटेक्शनिस्ट बाउंड्री कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो है उसकी फिर से एक भूमिका हमको देखने को मिल रही है कि उसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ उसके ऊपर एक चार्ज लगाया कि वो जो है वो षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ। और फाइनली हम देखेंगे अभी कि वेलेस्ली के समय ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो राज्य उभर के आया वो था राजपूत। तो 18वीं सदी के राजपूत शासकों में सबसे ऊपर नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, तो ये जयसिंह वही हैं जिन्होंने 1726 या 28 के आसपास जयपुर शहर की स्थापना की। और जयपुर में जो है इन्होंने जंतर मंतर की भी स्थापना की और ये अपने समय के विज्ञान और कला के एक बहुत बड़े पारखी थे। सवाई राजा जयसिंह जो हैं वो कुशल शासक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक भी थे, नगर संस्थापक भी थे और कई सारी चीजें इनके पास आई। अब एक चीज आती है कि जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जहांदार शाह ने इनको मिर्जा की उपाधि दी है। और एक जयसिंह हुए हैं जिन्होंने शिवाजी के साथ संधि की, तो उनका नाम भी मिर्जा राजा जयसिंह है, इनका नाम भी मिर्जा राजा जयसिंह है। तो दोनों का नाम जो है वो सेम है। जयसिंह ने क्या किया कि मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और बनारस, यहां पर इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की। तो ये टोटल 5 सिटीज हैं जहां पर जंतर मंतर की स्थापना की। और आधुनिक काल में मिर्जा राजा जयसिंह एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक घोड़े को पूरा पूज के और उसकी पूजा उजा करके छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे पूरी सेना चलती थी। घोड़ा जहां जहां भी जाता था सेना उसके पीछे जाती थी और जो उसको रोक लेता था उससे उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, जयसिंह के नाम एक और चीज है, जो एक किताब है जिसका नाम है जिज मोहम्मद शाही। तो आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि शासक हिंदू है लेकिन किताब का नाम जो है वो एक मुसलमान के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो जिज मोहम्मद शाही नाम से एक सारणियों का सेट तैयार करवाया और ये जो सारणियों का सेट है ये कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र में इसकी मदद कर रहा था। ठीक है, तो चूंकि जयसिंह जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा खगोल शास्त्री भी थे, काफी नॉलेज थी इनको। और जिज मोहम्मद शाही बेसिकली एक सारणियों का सेट है। तो ये जिज मोहम्मद शाही वाला क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है और कई जगह आ चुका है। इसके बाद अगला जो स्टेट है वो है भरतपुर। भरतपुर इस समय राजस्थान में है। तो भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, तो चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई। अब जाटों में एक नेता है सूरजमल। ये सूरजमल वही हैं जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का जो है वो पूरी तरीके से साथ नहीं दिया था। तो सूरजमल को कहा गया है प्लेटो, है ना। प्लेटो का मतलब ये अपने समय के या जाटों में काफी पढ़े लिखे, काफी योग्य माने जाते थे।
तो सूरजमल को प्लेटो का टाइटल दिया गया। ठीक है, अच्छा यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अनुज, कायनात, निशा, संदीप, इरशाद, टिकेश्वर, विवेक, सभी लोग, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है? भाई सभी लोग अपने जरा व्यूज जरूर दे दें एक बार चैट बॉक्स में, ताकि तो अभी तक 3 लोगों के व्यूज ही आए हैं, बाकी सभी लोग भी आंसर दें भाई। आमेर का क्षेत्र कहां तक था? विवेक, आमेर का जो क्षेत्र था, आमेर वाला जो है वो राजस्थान में जयपुर के पास माना जाता है। ठीक है, ओके विवेक। एक बार और, निशा कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई पूछिए। यस निशा, आपको इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है? आप मुझे वो वाला पॉइंट बता दीजिए, फिर मैं बता दूं, नहीं तो पूरा फिर करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप मुझे एक बार कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो आपको समझ में नहीं आई। राजपूत, ओके। तो राजपूत में देखिए यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं वो राजपूत, इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1726 या 1728 में जयपुर शहर की स्थापना की, और जयपुर को इन्होंने जो है वो गुलाबी रंग की इमारतों से सजाया। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पिंक सिटी के नाम से एक ट्रेन भी चलती है। अब दूसरी चीज ये कि जब जयसिंह जो थे वो अपने आप में काफी योग्य थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक थे, इसके बाद वैज्ञानिक भी थे, और उन्होंने 5 जगह पर जंतर मंतर की स्थापना की। ठीक है, तो ये 5 जगह पर जंतर मंतर स्थापित है। दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो इस समय धरना प्रदर्शन का केंद्र बन गया है, क्योंकि केजरीवाल जो है उन्होंने जंतर मंतर को बहुत फेमस कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जंतर मंतर जो है, और ये 5 जगह पर है। मिर्जा राजा जयसिंह आधुनिक काल में ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और ये क्वेश्चन भी आईएएस में आ चुका है कि आधुनिक काल में ऐसा कौन सा राजा था जो अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक है, सो अनुज पूछ रहे हैं कि भरतपुर की स्थापना कब हुई है। देखिए इनका टाइम पीरियड लगभग सबका एक ही जैसा है ना। मोहम्मद शाह का जो पीरियड कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था 1719 से 1748। तो धीमे धीमे जब सबसे पहले अवध स्वतंत्र हुआ, अवध के बाद हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद के बाद 1724 के आसपास ही भरतपुर भी फ्री हो गया है। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेट्स हैं धीमे धीमे इनका टाइम पीरियड लगभग समान है ना। सबसे पहले अवध जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। तो यहां पर भरतपुर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोहेलखंड। तो रोहेलखंड एरिया क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। ओके टिकेश्वर, आपका ड्यूटी टाइम हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में हम लोग आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो रोहेलखंड एरिया कौन सा है? बरेली, बदायूं एंड फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो एरिया है ये रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है, और बरेली की जो यूनिवर्सिटी है वो भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ही बोली जाती है। तो अब यहाँ पे स्वतंत्र रोहिलखंड की जो स्थापना है वो करी वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। रोहेलखंड की जो स्थापना हुई है वो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान की हुई। अब यहाँ पे जो रूहेला सरदार था, आगे आते हैं नजीबुद्दौला, ये रूहेला सरदार था और ये अहमद शाह अब्दाली का काफी विश्वास पात्र था। और इसी के भाई ने ही अहमद शाह अब्दाली को इंडिया पे अटैक करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगश पठानों ने 1714 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना बंगश पठानों के द्वारा की गई, और ये पठान जो हैं ये कहीं ना कहीं रूहेलों से बाद में जाके मिल गए। ठीक है, तो इनका जो हेड था वो था मोहम्मद खान बंगश। ठीक है, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मैसूर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए हैं, और फाइनली मैसूर को इन्होंने सहायक संधि को लेकर हड़प लिया। तो मैसूर की जो शुरुआत होती है वो मिडिवल हिस्ट्री में आप लोगों ने एक युद्ध पढ़ा होगा जिसका नाम था तालिकोटा का युद्ध।
ये तालिकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी या रक्षसी तंगड़ी, ये तीनों नाम एक ही हैं। और ये युद्ध हुआ है 23 जनवरी 1765 को, सॉरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। और अभी रुक जाइए अंकल, अभी रुक जाइए। विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उसमें मैसूर जो था वो सबसे पहला था। तो मैसूर में पहला, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वंश कौन सा था? वड़यार वंश, है ना। इसी वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज सेकंड। चिक्का कृष्णराज सेकंड। तो वड़यार वंश या कहीं कहीं पर वोडेयार बोला गया है। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में ही जो वास्तविक सत्ता थी, चिक्का कृष्णराज सेकंड जो सेकंड थे वो तो शासक थे, लेकिन वास्तविक सत्ता दो लोगों के पास थी। एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंजराज। तो देवराज और नंजराज ये दोनों भाई थे और इन्हीं के समय जो है वो हैदर अली का जन्म होता है। जन्म का मतलब हैदर अली का जो प्रभुत्व है वो हमें देखने को मिलता है। तो चिक्का कृष्णराज के समय क्या हुआ कि डेक्कन में मराठे, निजाम, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में आपस में काफी संघर्ष चल रहा था और हर व्यक्ति ये चाहता था कि मैसूर पर कब्जा कर ले। तो मैसूर जो था वो इस समय निजाम और मराठों के बीच में एक जो है वो कॉमन प्लेस के रूप में आ गया था और दोनों ही लोग चाहते थे कि हम भी इस पे कब्जा कर लें और हम भी इस पे कब्जा कर लें। ठीक है। तो मैसूर जो था वो संघर्ष का एक मुद्दा बना रहा। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण करते थे और उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से काफी कमजोर कर रहे थे। वहीं पे निजाम का यह मानना था कि चूंकि मैसूर मुगल एरिया था और निजाम ने हैदराबाद की स्थापना की थी, तो वो ये मान के चल रहा था कि मैसूर हमको मिल जाए। ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या हुआ कि जो नंजराज है इसने 1749 में मैसूर में राजस्व और वित्त नियंत्रक ये बेसिकली था और इसने हैदर अली को अपॉइंट कर दिया। तो हैदर अली का जो सैनिक जीवन है वो 1749 से शुरू होता है और नंजराज की कृपा से शुरू होता है। हैदर अली काफी योग्य था और हैदर अली ने क्या किया कि 1755 में डिंडिगुल कहां पर है? यह है तमिलनाडु में। ये डिंडिगुल का फौजदार बन गया और डिंडिगुल में ही इसने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार या आर्टिलरी का निर्माण किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है कि डिंडिगुल क्या है और डिंडिगुल क्यों फेमस है। तो यहां पर फ्रेंच की सहायता से या फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडिगुल में एक आर्टिलरी की स्थापना की और मैसूर की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम पर जो है वो धीमे से हैदर अली ने कब्जा कर लिया। ठीक है। अब यहां पर श्रीरंगपट्टनम में जो कब्जा हुआ है वो 1761 में हुआ है और हैदर अली ने यहां पे इस पर कब्जा किया। ये साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पानीपत का पहले युद्ध में मराठे हारते हैं, अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाता है। अब हैदर अली को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। तो 1761 में हैदर अली जो है वो मैसूर का पहला शासक बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक घटना और होती है, वो भी समझ लीजिए। 1760 में, है ना, मैसूर जो है वो मराठों के द्वारा पराजित होता है ना। तो मैसूर जो है, मैसूर मराठों से पराजित हो रहा है, लेकिन 1761 में जब मराठे पराजित होते हैं तो मैसूर को ये मौका मिल जाता है। ठीक है। और हैदर अली जो है वो गद्दी पर आ जाता है। तो जब हैदर अली 1761 में गद्दी पर आता है तो अब अंग्रेजों का डायरेक्ट हैदर अली से लड़ाई होती है। तो यहां पर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब आया? 1767 से लेकर 1769। ठीक है। तो यहां पे अब इस युद्ध का जो है वो अंग्रेजों की जो आक्रमणकारी नीति थी ये उसका परिणाम था। अंग्रेज ये चाहते थे कि वो मैसूर पे कब्जा कर लें
और हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे और निजाम के साथ संधि करके एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। तो ये संयुक्त मोर्चा या जो ज्वाइंट आर्मी थी, इसमें मराठे शामिल थे, निजाम शामिल था और हैदर अली भी शामिल था। लेकिन बाद में क्या होता है कि निजाम जो है वो धोखा देता है और निजाम जो है वो अंग्रेजों की साथ चला जाता है। ठीक है, अब हैदर अली का जो नेतृत्व था इसमें, क्योंकि इन तीनों में हैदर अली काफी योग्य था, तो हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर अटैक करता है और 1767 में हैदर और निजाम यहां पे एक युद्ध हारते हैं। ये युद्ध कौन सा था? तिरुवन्नमलई, ये साउथ में एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे ये युद्ध होता है और ये युद्ध हारते हैं। इस युद्ध में हारने के कारण निजाम जो है ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के साथ जाके मिलता है और हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण करके बॉम्बे से आई हुई जो ट्रेंड इंग्लिश आर्मी थी उसको पराजित करता है और हैदर अली उन्हें मद्रास तक खदेड़ कर लेकर जाता है। तो मद्रास तक पूरा खदेड़ा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध में बेसिकली हैदर अली जीतता है और 1759 में यहां पर एक संधि होती है जिसको हम मद्रास की संधि कहते हैं। डियर सर जी, हमारे तरफ बहुत तूफान और बारिश हो रही है, तो प्लीज मुझे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज, बहुत ही बारिश है, लाइट भी नहीं है। ओके संदीप, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1759 में क्या होता है कि मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि में अंग्रेजों की ओर से साइन करता है मैकॉर्टनी। ठीक है, तो मैकॉर्टनी जो है वो अंग्रेजों की तरफ से साइन करता है और इस संधि में यह डिसाइड किया जाता है कि जो दोनों लोगों ने जो भी जीता है वो आपस में वापस कर दो और फाइनली अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। तो इस युद्ध में हैदर अली जीतता तो है लेकिन हैदर अली को मिलता कुछ नहीं। ठीक है, और अंग्रेजों ने यहां पर डिप्लोमेटिक तरीके से हैदर अली को मद्रास की संधि पे साइन करवा लेते हैं और मद्रास की संधि के माध्यम से जो लोगों ने जो जो जीता था वो वापस चला जाता। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो ए फॉर एंग्लो, एम फॉर मैसूर और वॉर, ये युद्ध हुआ है 1780 से 84। तो अब आप थोड़ा सा टाइम पीरियड पे ध्यान दीजिए। 1759 में पहला वॉर खत्म होता है और सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है 1780 में, मतलब 11 साल के बाद। तो 11 साल क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर अपने आप को तैयार कर लिया। फर्स्ट और एक बार, ओके सत्यजीत, देखो भाई, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेज ये चाहते थे कि मैसूर उनके पास पूरी तरीके से आ जाए। हैदर अली भी ये जानता था कि अंग्रेज ये चाह रहे हैं, तो हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ एक ज्वाइंट आर्मी बनाई और उसमें हुआ ये कि 1767 में हैदर अली और निजाम ये तिरुवन्नमलई नाम के युद्ध में हार गए। तो निजाम को ये लगा कि हैदर अली एक कमजोर व्यक्ति है, इसका साथ देने से कोई फायदा नहीं है, तो वो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया। लेकिन हैदर अली वाकई मजबूत था और हैदर अली ने क्या किया कि मंगलौर पर अटैक किया। ठीक है, तो हैदर अली ने यहां पर मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है यहां पर अटैक किया और बॉम्बे से आई हुई जो ट्रेंड इंग्लिश आर्मी थी इसको हराया और मद्रास तक खदेड़ा। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये युद्ध समाप्त कर दिया जाए और 1759 में मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि पर मैकॉर्टनी ने अंग्रेजों की तरफ से साइन किया और हैदर अली ने साइन किया। इस संधि के बाद यह डिसाइड हुआ कि दोनों लोगों ने जो भी एरियाज जीते हैं वो वापस कर दिए जाएं। तो फाइनली हैदर अली को मिला कुछ नहीं, लेकिन हैदर अली इस युद्ध में अंग्रेजों पर काफी भारी पड़ा। ओके सत्यजीत, समझ में आ गया? और कोई डाउट? चलिए, तो अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर जो है वो फिर निजाम और मराठों से संधि करता है। अब यहां पे क्या हुआ, इसकी पृष्ठभूमि हम देखें तो 1773 से लिखी जाती है। 1773 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे, ये माहे आज समय कहां है? इस समय केरल में। ठीक है, और माहे जो है वो इस समय पुदुचेरी या पौंडीचेरी का एक पार्ट भी है।
तो 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण किया और माहे पर आक्रमण करना हैदर अली के लिए चुनौती थी, क्योंकि हैदर अली का यह मानना था कि माहे उसके एरिया में है। फाइनली क्या हुआ कि 1780 में ये युद्ध जो है वो हैदर अली स्टार्ट करता है और हैदर अली ने कर्नाटक पर अटैक करता है और यहां पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ठीक है। और यहां पे वो क्या करता है कि जनरल बेली को वो बहुत बुरी तरीके से हराता है और हराने के बाद अर्काट पे कब्जा कर लेता है। तो अब हैदर अली की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो 1780 में जो ये अटैक हुआ, यहां पर हम देखते हैं कि हैदर अली जनरल बेली को हराता है। जनरल बेली की हार अंग्रेजों के लिए चैलेंज थी। अब यहां पे क्या होता है कि 1781 में अंग्रेज जनरल है आयरकूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वो आईएएस में भी आ चुका है और कई जगह आ चुका है। तो हैदर अली का सामना होता है आयरकूट से और ये आयरकूट को किसने भेजा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध आयरकूट को भेजा और तमिलनाडु में एक जगह है पोर्टोनोवा, पोर्टोनोवा के वॉर में हैदर अली को बहुत बुरी तरीके से हराता है। लेकिन आयरकूट को कोई इसका इंस्टेंटेनियस गेन या तात्कालिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हैदर अली इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और इस घायल अवस्था में ही हम देखते हैं कि हैदर अली फिर से एक वॉर लड़ता है 1782 में। तो 1782 में जब ये वॉर लड़ता है तो इसकी स्थिति और खराब हो जाती है और फाइनली 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की डेथ होती है। तो हैदर अली का काम 1782 में खत्म हो गया। अब हैदर की डेथ के बाद उसका लड़का टीपू सुल्तान ये गद्दी पर बैठता है और इसने ये भी योग्य था और 1783 में ये क्या करता है कि मैथ्यूज को ये बंदी बना लेता है। तो मैथ्यूज कौन था? अंग्रेजी सेना का ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है। अब 1784 तक ये युद्ध जो है वो चलता है और फाइनली यहां पर मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि होती है 1784 में और उसमें ये कहा जाता है कि जो दोनों लोगों ने आपस में जीता था वो वापस कर दिया जाए, ठीक है। और फाइनली यहां पर टीपू सुल्तान को फिर से कुछ नहीं मिलता। 1782 में किससे युद्ध करता है कायनात? ये 1782 में हैदर अली का युद्ध होता है अंग्रेजी सेना से, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना को परास्त करने में ये सफल तो होता है, लेकिन घायल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फाइनली 7 दिसंबर को इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है असल में 1 मिनट बचा हुआ है, तो अब ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है। तो मैं इसका सेकंड लिंक आपको ग्रुप में डालूंगा, तो आप सभी को थोड़ा सा 5-7 मिनट वेट करना होगा क्योंकि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग चलेगी। तो रिकॉर्डिंग के बाद ही फिर हम लोग अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा एक 5-7 मिनट का एक ब्रेक होगा, तो आप लोगों को कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि जब तक इसकी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं होगी तब तक ये मुझे अगली क्लास लॉन्च नहीं करने देगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा और फिर हम लोग इसको आज हम लोग जो है वो ये सारे वॉर डिस्कस करेंगे और पंजाब का भी कुछ पोर्शन जो है वो 1780 की लड़ाई कहां पे हुई? 1780 की जो लड़ाई हुई है ये जनरल बेली को ये हराता है ना। और 1780 की जो ये लड़ाई है ये कर्नाटक में ही है ना। ये कर्नाटक में ही वॉर हुआ है जिसमें ये जनरल बेली को हरा रहा है और अर्काट पे कब्जा कर रहा है। लेकिन पोर्टोनोवा का जो वॉर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्टोनोवा का वॉर है, जिसमें आयरकूट हैदर अली को काफी बुरी तरीके से मतलब हराता है। तो हैदर अली जो है इसमें घायल होता है और लेकिन इसको कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्लास अब